क्योंकि स्टर्नम को ओपन कर दिया, इस रिबकेज को ओपन कर दिया, तो क्या कहेंगे, ओपन हार्ट सर्जरी। और जब ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो बाहर से इसका ब्लॉकेज नजर आ रहा है, अब इसकी बाईपास की जाएगी। एट्रिया से वेंट्रिकल में जैसे सिग्नल किया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, अब सिग्नल का गया बंडल ब्रांचेस और पुरकिंजे में, अब क्या होंगे, वेंट्रिकल सिस्टम। वेंट्रिकल सिस्टम में ब्लड कहाँ चला गया, पूरी बॉडी में। एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ गया, आर्टरी में, आर्टरी के ऊपर लगा जर्क, आर्टरी के ऊपर लगा जर्क, आर्टरी के ऊपर लगा जर्क, उसको आपने देखा एक पल्स नली आई है, ये बड़ी ही प्यारी नली है और मैक्सिमम हार्ट को यही नली ब्लड सप्लाई करती है। इसको प्यार से कहते हैं लाडा। क्या कहते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या नाम होता है इसका, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। आज का अपना टॉपिक है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे अपन। ECG होता क्या है, तो देखिए बेटा, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपन लेंगे टाइम और यहां पर अपन लेंगे वोल्टेज इन मिलीवोल्ट। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है हार्ट में होने वाले जो भी चेंजेस है उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमें मैथ वालों से थोड़ा अलग चलना होता है। मैथ वाले जो पेपर पे होता है उसको ग्राफ कहते हैं, हम लोग जो पेपर पे होता है उसको ग्राम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेपर पे या मॉनिटर की स्क्रीन पे जो नजर आएगा वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। उसको रिकॉर्ड करने की मशीन को कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्डेड बाय, और ये किससे रिकॉर्ड होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। मैथ वालों से अलग चलते हैं बायो वाले, ठीक है। अब अपन एक नॉर्मल ECG को देखें तो नॉर्मल ECG के अंदर ऐसे 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 एक P वेव नजर आती है। क्या नजर आती है, P वेव। उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स, उसके बाद बेटा T वेव, NCERT खोले, ठीक है। एक नॉर्मल ECG इस तरह की आपको नजर आती है। इसको P वेव कहा जाता है, इसको QRS और इसको T वेव कहा जाता है। यहाँ पर इन चीज़ों का लिटरली कोई मीनिंग नहीं है। इन्वेंटर ने शुरुआत में जो कह दिया वही इनका मीनिंग है। ऐसा नहीं कि पप्पू कप्पू रप्पू टप्पू सप्पू, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने ABCD कहा होता तो अपन भी इनको ABCD कहते हैं, तो ऐसे वे उसको कह दिया। अब एक्चुअल में रिकॉर्ड किसको करता है, ECG। तो यहाँ पर क्या होता है, ECG के अंदर नॉर्मली 3 लीड्स लगाते हैं। तो यहाँ पर और आपकी एंगल पर लीड लगा देते हैं और फिर उसके बाद आपके हार्ट में होने वाले चेंजेस को वो डिनोट करते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हार्ट में होने वाले चेंजेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ECG। लेकिन कभी कभी ECG 12 लीड वाला भी होता है जिसमें 12 इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि चेस्ट पर लगाए जाते हैं। इन 12 इलेक्ट्रोड को आपके चेस्ट पर लगा करके आपके हार्ट के अंदर होने वाले उन परिवर्तनों को देखा जाता है। तो जैसे आप देखिए, आपका हार्ट इस तरीके का होता है, थोड़ा सा झुका झुका, ये रहा आपका हार्ट। ओके, इस हार्ट के अंदर ये ऊपर वाले क्या होते हैं, एट्रिया, और नीचे वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल। जैसे तो हम एट्रिया और ऑरिकल में ज़्यादा अंतर नहीं करते हैं, तो एट्रिया और ऑरिकल में अपन ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, लेकिन वो संरचना जो डॉग के कान, कुत्ते के कान जैसे दिखाई देती है उसको आप ऑरिकल कहते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये ऑरिकल है और वो क्या है, एट्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि ऑरिकल एट्रिया का ही पार्ट है ना। कहने को तो घर और मकान भी एक ही होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है ना। ईंट पत्थर से बना हुआ होता है मकान, और जिसमें आपकी और मेरी जैसी आत्माएं रहती है उसको क्या कहते हैं, घर और मकान में भी फ़र्क होता है, एट्रिया और ऑरिकल में भी फ़र्क होता है, लेकिन अपन इतना ध्यान नहीं देते। एट्रिया को ऑरिकल, ऑरिकल को एट्रिया बोल देते हैं। बोलो बात समझ में एक नहीं। यहाँ पर आपने पढ़ा, यहाँ पर इस तरीके से होता है ऐसे नोड, और यहाँ पर होता है AV नोड। तो ऐसे नोड AV नोड लेफ्ट एट्रिया में होते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट एट्रिया में होते हैं। कहाँ होते हैं, राइट एट्रिया में होते हैं। और राइट एट्रिया में जब ये होता है तो इसके बाद यहाँ से निकलती है बंडल ब्रांचेस। तो यहाँ पर होता है ये बंडल ब्रांचेस, इसको आप कहते हैं बंडल ऑफ हिज। तो बंडल ऑफ हिज, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल दिए हैं इसको समझने के लिए, बताया था पहले, है ना। तो इसको पढ़ना का काफ़ी अच्छा। यहाँ से निकले होते फाइबर्स, बोलिए कौन से, पुरकिंजे फाइबर्स।
तो बताइए इसके लिए जो ओरिजिन जो इम्पल्स होता है वो कहाँ जनरेट होता है, एस नोड में, और यहाँ सिग्नल आता है जू, करंट दौड़ता है, कहाँ पर जाता है, एवी नोड से कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हीट से कहाँ जाता है, पुरकिंजे फाइबर में जाता है, और इस तरह से हार्ट बीट अपनी चलती है। मैं पूछूंगा क्वेश्चन, जैसे एक बताते हैं, आपका हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड को आप कार्डियक साइकिल कर देते हैं, जिसमें दो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, एट्रियल साइकिल और वेंट्रिकुलर साइकिल। बताइए एट्रियल साइकिल का टाइम कितना होता है बेटा, सेकंड। एट्रियल है 0.8 या 1, 8, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का टाइम, एट्रियल सिस्टोल का टाइम 0.1। तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ये वाला जो हिस्सा होता है 0.1 सेकंड एट्रियल सिस्टोल या फर्स्ट फेज होती है। इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल या सेकंड फेज होती है ना। तो अब मैं पूछ रहा हूँ 99% बच्चे गलत ही जवाब देंगे। बताना जरा, जॉइंट सिस्टोल कितने टाइम का होता है? बिल्कुल गलत है। अरे जॉइंट सिस्टोल तो होता ही नहीं है, जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट सिस्टोल का मतलब एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट करे, वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करे, बच्चे की जान लोगों की है, बच्चा मर जाएगा जब चारों एक साथ चैम्बर कोलैप्स कर जाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन आपको आता है, आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जॉइंट डायस्टोल होगा ना कि जॉइंट सिस्टोल होगा, और कितने टाइम का होगा, ऐसा नहीं रट के बढ़ा 0.4, 0.4, ऐसा नहीं। पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछेगा वही जो आपको आता है, लेकिन छोटी सी गड़बड़ की जाएगी। बात समझ में आ गई? तो जॉइंट डायस्टोल होगा ना कि जॉइंट सिस्टोल होगा। अब आप देखिए एस नोड, एवी नोड, एस नोड, एवी नोड, करंट आया किसके पास, बंडल ऑफ हीट से कहाँ आया, और इस तरह से हार्ट धड़कना शुरू किया। दिल जो धड़कता है तो ध्यान रखिए इसको कंडक्शन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम है। तो हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आना, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आना, इसको क्या कहेंगे पता है? हार्ट ब्लॉक। क्या कहेंगे? हार्ट ब्लॉक। कंडक्टिंग सिस्टम में कोई भी डिफेक्ट आना हार्ट ब्लॉक है। कंडक्टिंग सिस्टम में कोई भी दिक्कत आना हार्ट ब्लॉक है। और कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ब्लॉक आना हार्ट अटैक है। समझ रहे हैं बात को? छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पर देखिए ये आपके आर्टरीज हैं, इन आर्टरीज के अंदर कुछ चीज़ें जमा हो गई, जैसे कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ऐसी चीज़ें इसके अंदर जमा हो गई। तो जब नली के अंदर चीज़ें जमा होगी तो नली की ल्यूमेन सक्रिय हो जाएगी। जब नली की ल्यूमेन सक्रिय हो जाएगी तो अंदर जाने वाला ब्लड फ्लो को दिक्कत होगी, और ब्लड फ्लो जो जा रहा है उसमें अगर दिक्कत होगी तो हार्ट जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी नली में कचरा आ गया है। और इस तरह से अगर तुम्हें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते, कितने परसेंट चाहिए होते हैं, कितने परसेंट चाहिए? 33% चाहिए होते हैं। बोर्ड में 33% से कम होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपने मेहनत करी, अच्छा किया, लेकिन 33% नहीं ला पाए, आप फेल हो गए। हार्ट का काम पंप करके ब्लड को ऊपर तक पहुंचाना। अच्छा खासा हार्ट बढ़िया से काम कर रहा है, लेकिन चूंकि नली में कचरा आ गया तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले। प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला तो हार्ट ने काम करना बंद किया, हार्ट फेल हुआ, कॉल्ड हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या है? अरे बोलो, प्रॉपर काम नहीं करना। किसका? हार्ट का। अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं करना हार्ट फेलियर है। और कंडक्शन सिस्टम में कोई भी दिक्कत आना हार्ट ब्लॉक है। हार्ट फेलियर होगा तो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगा, ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो खुद की ही दीवारों को वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करेगा। उन दीवारों को काम करने के लिए भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन चाहिए। जब उन्हीं दीवारों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो दीवारें सही से काम नहीं करेगी। तो बोलेंगे बेटा यहाँ पर हो जाएगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक का मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं है। हार्ट अटैक का मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं है। बोलते पहली बार आया तो पहला हार्ट अटैक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कभी कभी बम, पहला ही निपटा देता है, जैसे कि निपट गई। तो हमेशा ध्यान रखिए, हार्ट अटैक ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं है। कभी कभी पहला ही निपटा देता है, कभी कभी बच जाता है ना। तो हार्ट अटैक का मतलब आपकी हार्ट की दीवारों को ब्लड सप्लाई हो रही थी, उसमें न्यूट्रिशन में कमी आ गई, हार्ट की वर्किंग एफिशिएंसी डिफेक्ट हुई, टाइम पे इलाज करा लिया, हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कराई एंजियोग्राफी। क्या कराई? एंजियोग्राफी में पता चला कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही, साफ कर ली नहीं, तो उसको आपने देख लिया, एंजियोग्राफी होगी। उसको कहीं कार्डियो एंजियोग्राफी वगैरह कराई, इलाज करा, ठीक है। बार बार हार्ट अटैक आ रहा है, सबसे खतरनाक होता है अरेस्ट हो जाना। क्या? अरेस्ट हो जाना, जिसको कहेंगे कार्डियक अरेस्ट। क्या कहेंगे? कार्डियक अरेस्ट। आप छुट्टी हो गए, घर जा रहे हैं, आराम से बोले आज तो पार्टी करेंगे, मजा करेंगे, अचानक से पुलिस आके अरेस्ट करके ले जाए
तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। इस तरह से कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, कार्डियक अरेस्ट, जो मसल्स है कार्डियक मसल्स उनका डैमेज हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना, उसी टाइम डेथ हो जाएगी। समझे नहीं समझे? तो कार्डियक अरेस्ट सबसे खतरनाक। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, इनमें कचरा जमा हो जाता है जिसको कहते हैं CAD। क्या कहेंगे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दो तरह की होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस, पढ़ेंगे आगे। तो इनमें कचरा जमा हो गया तो ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है तो हार्ट फेलियर हो। तो आप NCERT को पढ़िए, NCERT में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है। लास्ट में डिसऑर्डर चल रहा है, लास्ट में डिसऑर्डर देखिए क्या लिखा हुआ है, CAD चंबल एरिया डेवलपमेंट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आगे देखिए इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एंजाइना पेक्टोरिस। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। हार्ट की ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर कचरा जमा होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से ऑक्सीजन न्यूट्रिशन का कम सप्लाई होना, कॉल्ड हार्ट फेलियर कहेंगे, है ना। और इसके लिए शब्द यूज किया जाता है इस्कीमिया, फेलियर के लिए नहीं। जो वहाँ पे O2 सप्लाई कम होगी ना तो O2 सप्लाई कम, इसको कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहेंगे? लिखते इस्कीमिया, पढ़ते इस्कीमिया, CH लिखते हैं, पढ़ते इस्कीमिया। तो यहाँ पर इस कोरोनरी इस्कीमिया होगा, समझ गए? O2 की सप्लाई कम हो जाना, O2 की सप्लाई कम हो गया, इस्कीमिया हो जाएगा। उसके बाद हार्ट इफिशिएंसी काम नहीं करेगा, कॉल्ड हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर होता गया तो कार्डियक टिश्यू डैमेज होते जा रहे हैं, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक जाके डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला इतना हिस्सा तो काम ही नहीं कर सकता, इसमें तो O2 न्यूट्रिशन मिले ही नहीं, ये डैमेज हो गया, डेड हो गया, इसको कहेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद अगर ऐसा हार्ट अटैक हुआ, इतना हुआ कि पूरा ही टिश्यू खत्म हो गया, क्या कहेंगे? कार्डियक अरेस्ट। ऐसा नहीं कि अलग अलग बीमारी, ये स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक होता रहता है ना। तो इनको ध्यान से समझने की जरूरत है। हालांकि डिसऑर्डर में किधर घुस गया, ये मैंने बोला ब्लॉकेज होना, है ना। तो ऐसे नोड ने काम करना बंद कर दिया तो ब्लॉकेज, कंडक्शन सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्लॉक आ जाएगा, है ना। ऐसे नोड ने काम किया, ऐसे नोड ब्लॉक हो गया। AB नोड ने काम करना बंद किया तो ये हार्ट ब्लॉक है। हार्ट ब्लॉक अलग है और हार्ट अटैक अलग है, हार्ट फेलियर अलग है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है, एंजाइना पेक्टोरिस अलग चीज़ है। तो इन चीज़ों का मतलब समझना, इन चीज़ों पे अच्छे से बात करेंगे। हाल फिलहाल यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ऐसे नोड के अंदर एक इम्पल्स जनरेट होता है और यहाँ से जू कहाँ गया, AB नोड जू कहाँ आया, और बंडल ऑफ इससे वेंट्रिकल। जब ऐसे नोड से AB नोड में आया तब वो जो डीपोलराइजेशन के सिग्नल थे वो एट्रिया पर जा चुके हैं और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद डीपोलराइजेशन के सिग्नल बंडल ऑफ हिज में और पुरकिंजे फाइबर में जाकर फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। आपने न्यूरॉन नहीं पढ़े, आप जिस दिन न्यूरॉन पढ़ेंगे आपको सिखाया जाएगा इस तरह से न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स के अंदर ये वाला हिस्सा जो होता है साइटोन और ये वाला हिस्सा जो डंडी जैसा है इसको कहते हैं एक्सोन। एक्सोन की जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड होती है। कैसी होती है? पोलराइज, अंदर माइनस और बाहर प्लस। और अंदर का जो पोटेंशियल होता है ये -17 मिलीवोल्ट होता है। कितना होता है? -17 मिलीवोल्ट। जब भी कोई सिग्नल आता है तो सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है चार्ज है आगे से आगे प्रोपगेट होता है, सिग्नल जनरेट होते हैं और यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से ये जो -17 मिलीवोल्ट था ये 0 पे चला जाता है और 0 से +30 पे चला जाता है। तो +30 मिलीवोल्ट जब हो जाता है तो यहाँ पर एक एपी जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल, जिसको इम्पल्स कहते हैं। तो सबसे पहले पोलराइज था और एपी जनरेट हुआ, यानी सोडियम के चैनल ओपन हुए और -70 से 0 +30 गया, हम बोलेंगे एपी जनरेट हो गए, सिग्नल जनरेट हो गया, ये डीपोलराइज्ड हो गया। कैसा हो गया? डीपोलराइज। और डीपोलराइज के बाद वापस इसका पोलराइजेशन होगा, इसलिए पोलराइजेशन होगा ताकि अगला सिग्नल रिसीव कर सके, तो रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पर पहले न्यूरॉन्स में क्या होगा? एक्सोन में पोलराइजेशन, नॉर्मल कंडीशन होगी। पहले क्या होगा? डीपोलराइजेशन, फिर रीपोलराइजेशन और नॉर्मल कंडीशन में आ गए तो पोलराइज हो गए। अरे समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर ऐसे नोड से सिग्नल आएगा AB नोड में, ऐसे नोड से AB नोड में सिग्नल आएगा तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगा और डीपोलराइजेशन के बाद वापस उनका क्या हो जाएगा? रीपोलराइजेशन। उनका रीपोलराइजेशन हमें नहीं जानना, उनका पहले डीपोलराइजेशन होगा। जैसे डीपोलराइजेशन होगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितने सिग्नल कहाँ चले गए? बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर में। अब वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन होगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो रेस्ट कर रहे, वो अलग बात है। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर थोड़ा सा न्यूरॉन की जानकारी भी अपन को चाहिए होती है, तो न्यूरॉन की जानकारी बताना। इस वाले हिस्से का नाम साइटोन, इस वाले हिस्से का नाम एक्सोन। एक्सोन जो होता है ये पोलराइज फॉर्म में इसकी मेम्ब्रेन रहती है, पोलराइज रहती है इसकी मेम्ब्रेन। कैसी होती है? पोलराइज। इसमें डीपोलराइजेशन होता है ना, आयंस अंदर बाहर जाते हैं, पूरी मैकेनिज्म है अपने सिलेबस में। ये समझ में आया? तो एक हार्ट को आप देखें तो आपको ऐसे
देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए पॉजिटिव वेव्स, कौन सी वेव्स, पॉजिटिव वेव्स, तो आप देखिए कितनी एक्स एक्सिस के ऊपर आ रही है, पी आर टी। और आप देखेंगे नेगेटिव वेव्स, तो बोलिए कितनी वेव्स नीचे हैं, क्यू और एस वेव नीचे है, तो इनको क्या कहेंगे, नेगेटिव। बोले बात समझ में एक नहीं। अगर आप एक ईसीजी को देखें तो इस ईसीजी में आपको क्या नजर आता है, एक ईसीजी में आपको एक पी वेव नजर आती है, क्या नजर आती है, पी वेव नजर आती है। एक ईसीजी में आपको क्यू वेव नजर आती है, आर वेव नजर आती है, एस वेव नजर आती है, मिला के बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, दो से ज्यादा वेव्स हैं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। तुम्हारे मोहल्ले में एक ही दुकान है, तुम बोल रहे हो किराने की कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सारी जब एक साथ होती है क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर बहुत सारी वेव्स एक साथ है, क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। और एक है कौन सी, टी वेव। तो यहाँ पर अपने को तीन चीजें मेजर पढ़नी होती है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। बोलो बात समझ में आ गई क्या ना। तुम पढ़ने में सिंपल कह देते हो कि पी वेव जो होती है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को बताती है, एट्रियल सिस्टोल को बताती है, लेकिन जरा ध्यान समझो, पी वेव क्या है, पी वेव एक इलेक्ट्रिकल चेंज है हार्ट के अंदर। तो हार्ट तो कहाँ है, बॉडी के अंदर की साइड में, जिसके ऊपर कितनी लेयर्स है, देन स्टर्नम है, फिर मसल्स है, फिर आपकी चमड़ी है, और उसके बाद आपके चेस्ट पर इलेक्ट्रोड लगा करके उस सिग्नल को ढूंढा जा रहा है, उस सिग्नल को महसूस किया जा रहा है जो एसिड नोड ने पैदा किया है। तो बताइए वो सिग्नल का एम्पलीट्यूड ऊपर तक आता है तो कमजोर होगा कि नहीं होगा। तो पहले एक मशीन यूज करेंगे, उस मशीन से सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाएगा, उसको कहेंगे सीआरटी ऑसिलोस्कोप। क्या कहेंगे, सीआरटी ऑसिलोस्कोप, जो उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगी। फिर उन सिग्नल्स को देखा जाएगा। तो पी वेव जो होती है ये एट्रिया के सिस्टोल को नहीं बता रही, वास्तव में एट्रिया के डीपोलराइजेशन को, उसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस को बता रही है। तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस को पी वेव ने बताया, मतलब पी वेव ने एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताया, एट्रियल डीपोलराइजेशन को बताया। एट्रियल डीपोलराइज हो गए हैं तो ये तय है कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो हम कह देते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को बता रही है। बहुत एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन या वन एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन, बहुत एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बता रहे हैं। तो तय है कि अगर डीपोलराइजेशन हो गया तो वेंट्रिकल क्या कर जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। टी वेव जो होती है वो डीपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकल्स के रीपोलराइजेशन को बता रही है। तो सर इसका रीपोलराइजेशन हो गया, लेकिन ये टी वेव किसको बता रही है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। उसके बाद वेंट्रिकल्स किस में आ जाएंगे, रिलैक्स। जरा पढ़ो एनसीईआरटी, कितनी बारीकी से लिखी इस बात को। हाँ, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, एट्रियल डीपोलराइजेशन। अरे अभी तो पढ़ा है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। कौन गलत बोल रहा है यार, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो यहां पर एट्रियल डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, और बोले तो एट्रियल सिस्टोल। यहां पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल, बोले तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और यहां पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बोलो बात समझ में आई क्या। तो ये हमने एक ईसीजी की बात करी, क्लियर। फादर ऑफ ईसीजी एंथन वॉन को कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फादर ऑफ ईसीजी कौन, एंथन वॉन। तुम चाहो तो कॉपी छत पे अपने हिसाब से लिख देना, फादर ऑफ ईसीजी एंथन वॉन, ठीक है। नोट करोगे कुछ, हाँ ध्यान देना। यहां पर क्यूआरएस और टी की बात हो रही थी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक बार पी वेव आई, मतलब एट्रिया के अंदर क्या हो गया, सिस्टोल हो गया। एक बार क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आए, वेंट्रिकल में क्या आएगा, और आपने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट कर लिया, एट्रिया भी सिस्टोल कर दिया, वेंट्रिकल भी सिस्टोल कर दिया। अरे अब सिस्टोल हो ही चुका है तो इनका डायस्टोल भी हो जाएगा, यानी एक साइकिल, कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। और समझे कि नहीं, इसका मतलब ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वन कार्डियक साइकिल। समझे कि नहीं समझे, ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वन कार्डियक साइकिल। तो ये एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो, वन साइकिल। समझे कि नहीं समझे, एक बार धड़का तो जो ब्लड बाहर फेंका उसको क्या कहेंगे, कार्डियक आउटपुट नहीं कहेंगे। कार्डियक आउटपुट 72 बार धड़कने में कितना ब्लड बाहर फेंका, दैट इज कार्डियक आउटपुट। एक बार में आउटपुट नहीं आता, एक बार में तो स्ट्रोक लगता है ना। मैच खेलते एक बार में होता है वो स्ट्रोक हो गया, और 6 बार में कितना किया वो आपका आउटपुट है। तो एक बार में लड़का कितना ब्लड फेंका, कार्डियक
आउटपुट नहीं है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। कितना होता है 70 ml। जब एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो ही गया है तो एक बार दिल धड़क ही जाएगा। जब एक बार दिल धड़क ही जाएगा तो 70 ml ब्लड फेंक ही देगा, यानी एक क्यूआर कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 1 स्ट्रोक वॉल्यूम। 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 1 स्ट्रोक वॉल्यूम। अच्छा, एक स्ट्रोक वॉल्यूम बोले तो कितना अप्रोक्सीमेट 70 ml। एक बार स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, क्या ये कार्डियक आउटपुट है? 1 मिनट में कितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हुए उनको गिन के क्या अपन हार्ट बीट रेट का पता लगा सकते हैं? तो 1 मिनट में जितने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होती है क्या होगी? हार्ट बीट रेट होगी। ये ईसीजी में देख के पता लगा लेंगे ना। और बात करें तो एट्रिया के अंदर सिग्नल आया, इंपल्स एट्रिया ने जनरेट किया, कहाँ गया? वेंट्रिकल में। एट्रिया से वेंट्रिकल, एट्रिया से वेंट्रिकल में जैसे सिग्नल किया एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, अब सिग्नल का गया बंडल ब्रांचेस और पुरकिंज में। अब क्या होंगे? वेंट्रिकल सिस्टम। वेंट्रिकल सिस्टम में ब्लड कहाँ चला गया? पूरी बॉडी में। एक बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड कहाँ गया? आर्टरी में। आर्टरी के ऊपर लगा जर्क, आर्टरी के ऊपर लगा जर्क, आर्टरी के ऊपर लगा जर्क, उसको आपने देखा एक पल्स आ गई, यानी कि 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 1 जर्क ऑन आर्टरी। जरा हाथ को पकड़ो तो सही, महसूस तो करो। एक जर्क जो आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। एट्रिया कॉन्टैक्ट, वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट, ब्लड कहाँ गया? आर्टरीज में। तो उन्होंने ब्लड वॉल पर क्या लगाया? जर्क। तो वो जर्क यहाँ पर आया। कितना भारी आप पूछ लिया। 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 1 साइकिल, 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 1 स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 1 जर्क ऑन वॉल ऑफ आर्टरी। वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरी की वॉल पर एक जर्क हो गया। अरे समझे कि नहीं समझे? अच्छा, एक जर्क आ गया यानी कि पल्स क्या आ गई? पल्स। समझे कि नहीं समझे? तो 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 1 पल्स। इतनी कोई कैलकुलेशन कर ले तो फिर तो उसको एम्स में ही जाना पड़ेगा, उसकी जगह यहाँ नहीं है। फिर समझे कि नहीं समझे? इतना लिखा नहीं है, बता रहे हैं। समझ में आया? तो 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 1 कार्डियक साइकिल, 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट 1 स्ट्रोक वॉल्यूम, 1 जर्क ऑन वॉल ऑफ आर्टरी, पल्स को बता रहा है। ठीक है ना? तो पल्स रेट भी से पता चल जाएगी ना। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये बेटा पी वेव है, समझ रहे? इसके बाद ये क्या है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये कौन सी है? टी वेव। इतना सबको दिख रहा है? क्यू है, आर है, एस है, टी है, पी है ना। पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन। एट्रियल डिपोलराइज हो ही गया है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर ही जाएंगे। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन पहले होगा, उसके बाद वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। Q wave does not represent ventricular systole. Just after Q wave, ventricular systole start. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यू वेव पर स्टार्ट होगा कि जस्ट आफ्टर क्यू वेव? एनसीईआरटी के लाइन पन्ना नंबर 286 इसी के पैराग्राफ के नीचे देखो कितना बारीकी से लिखती है एनसीईआरटी। देखो देखो देखो, मिले? हाँ, क्या मिला? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू वेव। इसका मतलब क्यू वेव आ चुकी है, इसके जस्ट आफ्टर यहाँ पर एट्रिया का वेंट्रिकुलस का क्या होगा? सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में टी वेव जो होगी वो वेंट्रिकल्स के रिपोलराइजेशन को बता रही। रिपोलराइजेशन बाद में पहले हो जाएगा, उसके बाद रिलैक्स होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो सेगमेंट है ये क्या बता रहा है? ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बता रहा है। नहीं समझे? थोड़ा सा बारीक दिमाग इतना चल रहा ना, नहीं चले तो बाकी बहुत सारे बोलते हैं वहाँ पे गलत लिखा है, एनसीईआरटी में करेक्शन कर लो। कोई करेक्शन नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप इलेक्ट्रिकल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो चेंजेस है उनको पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस पहले आएगा, कॉन्ट्रैक्ट बाद में होगा ना। तो क्यू वेव डज नॉट रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जस्ट आफ्टर क्यू वेव वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट। सही तो लिखा है, कहाँ गलत है इसमें? है ना? तो कोई करेक्शन कराए तो करना नहीं है, सही है। इसके बाद यहाँ पर ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो ही गया है तो इतना तो तय है कि अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट होगा। तो टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को बता रही है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन यहाँ पर हुआ है तो रिपोलराइजेशन के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये होगा। ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, ना कि ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है टी वेव, इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जाएगा। अरे समझे नहीं समझे? इसका मतलब यहाँ पर एंड ऑफ टी वेव मार्क्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पढ़ो एनसीईआरटी की उसी लाइन को नीचे से। The end of the T wave marks at the end of systole. हाँ, एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स एंड ऑफ द
इसको भी गलत करा के सही कराते हैं। अरे सही सही है पहले से, एंड ऑफ टी वेव। एड्रियल रिपोलराइजेशन को टी वेव बता रही है, सही है। लेकिन जब टी वेव आ रही है उस टाइम पे वेंट्रिकल का डायस्टोल खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, ये है बेटा एंड ऑफ टी वेव। एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकल, क्या क्या होता है, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। समझे कि नहीं समझे? अच्छा देखो, तुमको अगर इतना समझ में आ ही गया है तो तुम समझ गए कि क्यों वेव के जस्ट आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट होगा, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बता रहा है। ये क्या है, कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ है तो अब ये भी समझ में आ गया कि वेंट्रिकल में सिस्टोल जब स्टार्ट होगा उसी टाइम पे जैसे ही ब्लड एड्रिया से वेंट्रिकल में जाएगा तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे ब्लड उल्टा नहीं चला जाए तो कस्पिड वॉल्व बंद हो जाएंगे, साउंड आएगा लब। इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यही तो वेंट्रिकल सिस्टोल का स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहीं पर तो है फर्स्ट कार्डियक साउंड S1, बोले तो लब। क्या ECG में भी साउंड समझे, है ना? तो यही पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब खत्म होगा तो सारा ब्लड सिस्टमिक आर्क में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी सिस्टमिक आर्क में जाने के बाद वापस से वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, उस समय ब्लड उल्टा आना चाहेगा तो उल्टा नहीं आ जावे। इससे रोकने के लिए वहां पर सेमीलुनर वॉल्व बंद हो जाएंगे। कौन सा साउंड आएगा, डब। तो S2 डब। तो समझ रहे ECG में साउंड कहाँ आते हैं, यानी यहाँ पर आपको सुनाई देगा लब और यहाँ पर सुनाई देगा डब। ऐसा सोच पाए क्या? नहीं। इतना अगर तुम सोच लोगे तो फिर बताइए तुम्हें MBBS करने से कौन रोकेगा? समझ गए क्या? है ना? और तुम बहुत शाणे होते हो, इतना सारा पढ़ के जाते हो, सभी पढ़ के जाते हैं, इतना सारा पढ़ के जाते हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में तुमसे भी ज़्यादा शाना है, वो इस ऑप्शन देगा। फर्स्ट हाफ ऑफ P wave represents right atrial contraction. First half of P wave represent right atrial contraction and second half of P wave represent left atrial contraction. और वहाँ तुम्हारा सर चकराएगा, ये क्या है, जितना पढ़े उससे भी घर आया था। समझे कि नहीं समझे? तो एग्जाम में तुमसे ज़्यादा साना होता है। ठीक है, ये चेपो और बात करनी भी, फटाफट लिखो ताकि वो लड़का है उससे पहले और पढ़ लें थोड़ा सा। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होना ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो हमारी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी नहीं मिलती। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो वहाँ पर जब पानी में जीवन की शुरुआत हुई, उनके चारों तरफ लिपिड की मेम्ब्रेन कैसे बनती, चारों तरफ लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं बनती तो वहाँ पर जीवन की शुरुआत कैसे होती। तो हमारे जीवन की शुरुआत के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। हमारी सेल मेम्ब्रेन को जो है स्टेबल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। ऐसा आप सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। लेकिन ब्लड में कुछ कोलेस्ट्रॉल होना खराब है, नहीं होना चाहिए। तो ब्लड में अगर आ जाए बैड कोलेस्ट्रॉल, ये रहा ब्लड, कोलेस्ट्रॉल का आना खराब है, ब्लड में आ गया कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल दो तरह का, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल और हमारे लिए खराब कोलेस्ट्रॉल यही है, या लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। इनको अपन कहते हैं बेटा बैड लिपिड, ये खराब कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप तेल की चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में आ जाएगा, और अगर ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड में आ गया तो ये आपके लिए कर देगा CAD। क्या कर देगा? CAD बोले तो चंबल एरिया डेवलपमेंट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD दो तरीके की अपन पढ़ेंगे आगे क्लास में। एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, है ना? तो एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है ये ध्यान से समझना। अगर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल आपकी ब्लड वेसल्स के कोरोनरी आर्टरीज वगैरह इनके अंदर जमा हो गया, कैल्शियम जमा हो गया और PDGF प्लेटलेट डेरिवेटिव ग्रोथ फैक्टर जमा हो गए, तो जिसकी वजह से अंदर की कैविटी नैरो हो जाएगी। या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जो है बाहर की साइड में जमा करके इसकी वॉल को हार्ड कर दिया, तो दोनों ही वजह से यहाँ पर जो सर्कुलेशन है ये इफेक्ट होगा। ब्लड को, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई की जा रही है उसको नली ले जाने वाली, उस नली के अंदर कचरा जमा हो गया तो हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ब्लड की क्या हो गई? कमी। और ब्लड की कमी की वजह से इसको बोलेंगे ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो गई। रिड्यूस ब्लड सप्लाई को कहते हैं इस्कीमिया। क्या कहते हैं? इस्कीमिया। लिखते हैं इस्कीमिया है, इस्कीमिया।
पढ़ते कीमिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस्कीमिया। पढ़ते क्या है? कीमिया। और यहाँ पर हो जाएगा बेटा कोरोनरी इस्कीमिया। कोरोनरी बोले तो हार्ट में, तो कोरोनरी इस्कीमिया हो गया। कोरोनरी इस्कीमिया का मतलब है हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई। ब्लड सप्लाई क्या हो गई? रिड्यूस। तो हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गई, क्यों? क्योंकि सीआईडी हो गया। सीआईडी हो गया बोले तो कोलेस्ट्रॉल खाने की वजह से नली जो है वो जाम हो गई। अब नली जाम हो गई तो आदमी के सीने में दर्द शुरू होगा और चेस्ट पेन वगैरह सब कुछ होगा, और हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और डॉक्टर के पास इसकी ले जाके क्या कराएंगे? एंजियोग्राफी। क्या कराएंगे बेटा? एंजियोग्राफी। और ये होगी कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? एक्सरे इमेज ऑफ हार्ट। हार्ट की क्या लेंगे? एक्सरे इमेज। एक्सरे इमेज लिया जाएगा, और इस एक्सरे इमेज को लेने के लिए यहाँ पर हम आयोडीन 131 को यूज में लेंगे। ओके, और आप जानते हैं हमें जो भी नजर आता है उसको क्या कहते हैं? ग्राम। तो उसको कहेंगे एंजियोग्राम। क्या नजर आएगा? एंजियोग्राम। करा रहे हैं एंजियोग्राफी, जो नजर आ रहा है रिपोर्ट में वो क्या है? एंजियोग्राम है। हम मैथ वालों से अलग चलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई ना? और यहाँ पे एंजियोग्राम कराएंगे तो पता चलेगा इसके नली के अंदर ब्लॉकेज हो गया है। ये आपका हार्ट है, समझना बात को ध्यान से, ये आपका हार्ट है, टिल टिल झुका हुआ, और इस हार्ट के अंदर हार्ट को काम करने के लिए भी ब्लड चाहिए। तो इसको जो ब्लड चाहिए, तो इसको ब्लड सप्लाई के लिए यहाँ से, जैसे आप जानते हैं यहाँ से क्या निकल रही है? ये वाली नली इस जगह से सिस्टमिक आयोटा, सिस्टमिक आर्ट निकल रही है, आगे जाके आयोटा है ना, यह है असेंडिंग आयोटा। ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे आर्क है ना, और ये डिसेंडिंग आयोटा। बोलो बात समझ में? यहीं से एक नली निकलेगी, यहीं से ये नली निकली है, ये रही, और ये इसके ब्लड की दीवारों को, हार्ट की दीवारों को ब्लड सप्लाई किया जाएगा। तो इसकी अलग अलग ब्रांचेस होगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और यहाँ से एक नली निकली, जैसे कि इधर इधर, और एक नली निकली यूं, और यूं होकर के ये इधर आई, और ऐसे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नली आई है ये बड़ी ही प्यारी नली है, और मैक्सिमम हार्ट को यही नली ब्लड सप्लाई करती है। इसको प्यार से कहते हैं लाडा। क्या कहते हैं? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। क्या नाम होता है इसका? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। प्यार से क्या कहेंगे? लाडा। इस लाडा को बड़े लाड प्यार से पालना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम हार्ट को कौन सप्लाई करती है? ब्लड लाडा, है ना। और ये हार्ट के बाहर से नजर आती है ना, इसको कार्ड के अंदर से देखना पड़ेगा, बाहर से दिखाई देती है। अब मान लीजिए लाडा में ब्लॉकेज हो गया, लाडा में क्या हो गया? ब्लॉकेज। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी एंजियोग्राफी करेंगे। उस एंजियोग्राफी एक्सरे इमेज में नजर आएगा इसके ब्लॉकेज का है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब ये ब्लॉकेज आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए इलाज के लिए देखा जाएगा क्या सही रहेगा। तो इसके लिए डॉक्टर के पास दो तरीके होते हैं, या तो डॉक्टर कर दे बेटा पटका। क्या कर दे? पटका, है ना, या फिर कर दे केबेज। क्या कर दे? केबेज। पटका क्या होता है ना, आपको फुल फॉर्म से मतलब नहीं, इसमें स्टैंड डालते। पटका में क्या करते हैं बेटा? पटका के अंदर इसमें एक स्टेनलेस स्टील की स्टैंड डाल के इसको चौड़ा करेंगे ताकि अंदर से ब्लड पास होने लगे। लेकिन डॉक्टर देखेगा ब्लॉकेज का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, पटका से काम नहीं चल रहा है, तो फिर क्या करेगा? केबेज। बोले तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी को बाईपास ग्राफ्ट कराएगा, जैसे इसको कहा जाएगा बेटा ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी नॉर्मली इसको कह देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टर्नम को काटा जाएगा, ओपन किया जाएगा, और ऊपर से हार्ट को काटा नहीं जाएगा। हार्ट को ऑपरेशन के लिए बाहर नहीं निकल जाएगा, हार्ट को देख रहे हैं, क्योंकि स्टर्नम को ओपन कर दिया, इस रिबकेज को ओपन कर दिया, तो क्या कहेंगे? ओपन हार्ट सर्जरी। और जब ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो बाहर से इसका ब्लॉकेज नजर आ रहा है, अब इसकी बाईपास की जाएगी। बाईपास का मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस जगह ब्लॉकेज है और यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो एक नली बाईपास के जरिए आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दी, इसमें आई नहीं, और इसके आगे से अब ब्लड सप्लाई शुरू हो गई। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे बाईपास कर दिया। अब बाईपास के लिए भी तो नली चाहिए, वो नली कहाँ से लेके आए? पैर से। मेल्स के अंदर वो नली जो होती है वो होती है बेटा इमा। कौन सी होती है? इंटरनल मेमोरी आर्टरी। क्योंकि मेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड वेस्टिजियल है नहीं है, कोई कह मत देना मेमोरी ग्लैंड वेस्टिजियल है, नहीं है। अगर मेमोरी ग्लैंड वेस्टिजियल है तो आप मेमल्स कैसे हैं बेटा? वो इनएक्टिव है। क्या है? तो मेल्स में मेमोरी ग्लैंड इनएक्टिव है, तो मेमोरी ग्लैंड की जो आर्टरी है उसको निकाल लो, और चूंकि ये निकाल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेल में निकाल लेंगे और निकाल करके यहाँ पर बाईपास जोड़ देंगे। तो आपने बाईपास ग्राफ्ट मतलब जोड़ना, बाईपास ग्राफ्टिंग कर दी। क्या करेंगे? कोरोनरी आर्टरी बाईपास
ग्राफ्टिंग। तो ज़्यादा ब्लॉकेज होने पे केवेज किया जाएगा और कम ब्लॉकेज होने पे पटका करेंगे। तुम्हें बस ये याद रखना है ना। डिटेल आपकी मॉड्यूल में लिखी हुई है, इसकी मॉड्यूल आपको मिलेगा डिजीज का, उसमें लिखी हुई है। ओके, तो आप देखो, अगर तुम्हें फिजिक्स की एनसीईआरटी सर पर रख के स्टंट करना पड़े, फिजिक्स की एनसीईआरटी सर पर रख के स्टंट करना पड़े, याद रख लोगे तो वो हो गया। और बाईपास ग्राफ्टिंग का तुम्हें पता ही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंटरनल मेमोरी आरटी को क्या करते हैं, लगा देते हैं। फीमेल में या फिर मान लो जिसमें ये सूटेबल नहीं है, तब क्या लगाएंगे, पेड़ से। तो सिफेनस वेन निकालेंगे पेड़ से। इसका रीज़न ये होता है काफ़ी लंबी होती है, तो इसका छोटा सा हिस्सा अगर निकाल भी लिया तो लेस साइड इफेक्ट होंगे, थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कह रहा कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक और दिक्कत है, आप जानते हैं आर्टरीज के अंदर वॉल नहीं होते, लेकिन जो वेन्स होती है, वेन्स में ब्लड प्रेशर आर्टरीज की तुलना में कम होता है, तो ब्लड को ऊपर पहुंचाने के लिए में वॉल लगे होते हैं, ताकि धीरे धीरे ऊपर चलता रहे, उल्टा नीचे नहीं आए। तो अगर आपने वेन लगा दी यहाँ पर तो दिक्कत हो गई, क्योंकि इसमें वॉल से तो दिक्कत आएगी। तो फिर क्या करें, वॉल कैसे हटा दोगे। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं बेटा इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। गलत है, ये मोजा नहीं तो पकड़ के उल्टा कर दो, बोलेंगे डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। तो जब वेन लगाएंगे ना तो डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, ताकि वो ब्लड जा सके। अरे ब्लड को ये ऐसे अपोजिट अलाउ नहीं कर रहा है ना, मैंने तो ऐसे बना दी, ऐसे ऐसे वॉल्स होते हैं जैसे भी, तो ऐसे ब्लड को अलाउ नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहे हैं, ताकि डायरेक्शन रिवर्स करके लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रिवर्स करके यहाँ पर यूज करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो ये होता है सारा कहानी। ये रहा, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल आया, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, इसकी वजह से क्या आ गई, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कौन कौन सी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टरीज की वॉल का हार्ड हो जाना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और उसके अंदर कचरा जमा हो जाना, ब्लॉक हो जाना, वो क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। दोनों में से कुछ भी हो तो भैया दिल में दर्द होगा, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई, दिल में ब्लड सप्लाई कम होगी। कोरोनरी इस्कीमिया यानी रिड्यूस ब्लड सप्लाई इन हार्ट। कोरोनरी इस्कीमिया हुआ तो अब क्या कराएंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी कराएंगे, यानी एक्सरे इमेज ऑफ हार्ट, हार्ट की एक्सरे इमेज ली जाएगी, जिसको आप क्या कहेंगे, एंजियोग्राम कहेंगे ना। एंजियोग्राम करने के बाद डॉक्टर को पता चल जाएगा कि पटका करना है कि ओपन हार्ट सर्जरी करनी है। ओपन हार्ट सर्जरी बोले तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए जो आर्टरी है, या तो इंटरनल मेमोरी ग्लैंड से मेमोरी आर्टरी निकालेंगे, या फिर सिफेनस वेन निकाल लेंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या। डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, पहले ये नोट करें। समझ में आ रही है बायोलॉजी।